नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेरेट्स में। हम लोग यूपी एपीओ की सीरीज में इससे पहले वाले लेक्चर में पुलिस एक्ट को कवर कर चुके हैं, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेके 47 तक पूरा पढ़ा था। उसमें इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज कैसे कैसे फ्रेम हुए हैं, क्या भविष्य में आ सकता है, इस रेफरेंस में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था उस लेक्चर में। अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में जाइए और पुलिस एक्ट 1861 को कंप्लीट कीजिए। और आज हम लोग इसी सीरीज में उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है। इसके अंदर अराउंड 554 पैराग्राफ्स, 37 चैप्टर्स हैं। लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं, और ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक है, जैसे पुलिस एक्ट हो गया 15 नंबर का आता है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ है जैसे रेगुलेशन में जो रिपीट होता है। मतलब कि अगर आप एक स्मार्ट स्टडी करते हैं, या तो पूरे 500 554 पैराग्राफ्स आप पढ़िए, वो 554 पैराग्राफ्स पढ़िए, तब आप अपने अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो 6, 7 आएंगे तो 7 कर लेंगे। एक दूसरी स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पे हम लोगों ने ये लेक्चर आज का बनाया है। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा पीवाईक्यू सीरीज कैसे, पीवाईक्यू से हम लोग कैसे इसको कवर करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए, ये ब्लूप्रिंट है हमारा यूपी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन, किस तरीके से पहले क्वेश्चंस आए हैं और वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं। 15 मार्क्स का आता है इस पूरे में से। ठीक है, जैसे सेक्शन कितने हैं, 47 है पुलिस एक्ट में, और 554 पैराग्राफ्स हैं हमारे यूपी पुलिस रेगुलेशन में, हम लोगों ने देखा। तो अगर देखा जाए 2011 2022 तक, अब तक जितने भी पेपर हुए हैं हमारे, 2008 वाला, 2015 वाला, 2018 वाला, चाहे 2022 वाला हो, या इससे पहले भी, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। जैसे विलेज पुलिस के बारे में कहाँ से पूछा गया है, सेक्शन 7 में पनिशमेंट्स आर मैंडेटरी, आपको पता ही होना चाहिए, पीवाईक्यू में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। अब विलेज पुलिस चैप्टर 9 में है, सेक्शन 21 के अंदर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कब कब पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 15 में, 18 में पूछा गया, और 2022 के भी पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन है। माउंटेड पुलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पूछ लेता है कि कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में, पैरा कौन सा है, 79 है। कंसिस्टेंटली आ रहा है, देखिए 2011 में, 2018 में, 2022 में। स्पेशल पुलिस आपसे पूछ लेता है, जो हम लोगों ने पुलिस एक्ट में देखा था, स्पेशल पुलिस अपॉइंट करी जाती है, वो भी हमारे 2011, 15, और 22 के अंदर आया ही आया है। तो अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने के। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड थीम, जैसे आपसे एक साल में पूछ लिया माउंटेड पुलिस का चैप्टर कौन सा है, एक साल में पूछ लिया पैराग्राफ कौन सा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके अराउंड ही आ रहे हैं। तो हम लोग इस बार क्या किए हैं पुलिस रेगुलेशन के लिए, जैसे आइडेंटिफाई करने वाला मेरा काम मैंने कर दिया, क्या क्या पीवाईक्यूज हैं मैंने अपनी तरफ से कर दिए। अब मैं आप लोगों को इस लेक्चर के थ्रू वो सारी चीजें अच्छे से पढ़ाऊंगा। लगभग 40-50 पैराग्राफ्स हैं, उतने आप पढ़ लेंगे। अगर ज्यादा नहीं, 7 क्वेश्चन आपके रेगुलेशन से आ रहे हैं, तो इस लेक्चर को करने के बाद अराउंड 5 तो आप लोग आराम से कर लेंगे। अब वो जो 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, उनके लिए आप पूरा 554 पैराग्राफ्स पढ़िए, तो अपना काम करिए। और या तो फिर जो मोटा मोटा चंक है, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पढ़ के और पुलिस रेगुलेशन को साइड में रखिए, और 22 तारीख को अपने नंबर सिक्योर करिए पूरी तरीके से साइड में। अब ये आपके ऊपर है। अब एक तरीका और देखते हैं, जैसे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं क्या क्या। जैसे पैरा नंबर 117, वो 170, इंस्पेक्शन ऑफ माल खाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग अभी पढ़ेंगे भी इसको। डिटेल में पूछा जाता है कितने समय में होना है, तो वंस अ मंथ इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इंस्पेक्ट करता है। अब देखिए 2022 में पूछा, 18 में पूछा, 8 में पूछा, उसके अलावा 3 टाइम्स एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, और 3 टाइम्स रिपीट मतलब नॉट करेक्टली मैच टेबल में पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब चैप्टर मैच कराना, कौन सा चैप्टर कौन से नंबर में है। अब माउंटेड पुलिस आपसे लिख दिया एक तरफ लिख दिया विलेज पुलिस, और इधर लिख दिया चैप्टर 9, यहाँ लिख दिया चैप्टर 8। अब आप मैच कराइए इसको, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। और देखिए 2022 में भी आया है,
18 में भी आया है, 15 में भी आया है। पैरा 161, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मस्ट बी केप्ट इन द सेम सेल विद अदर, 2022 और 15 में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पूरा कॉपी हुआ है क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं आया। गैंग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, 2018 और 2008 में आया है, तो 2 बार आ चुका है। कॉन्सेप्ट पूरा पूरा रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं पूछा है। 2008 में पूछा था विच गैंग इज नॉट एंटर्ड, कौन सी गैंग जो क्लास ए क्लास बी के हिसाब से रखी जाती है, कौन सी गैंग एंटर करी जाती है, कौन सी नहीं। 2018 में पूछा गया था, एग्जैक्ट पैराग्राफ नंबर पूछा गया था, तो क्वेश्चन वहीं से आ रहा, लेकिन पैटर्न बदल रहा है। अब आपसे पैरा 253 है, आपको गैंग रजिस्टर पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ो ना, क्यों केवल पैरा रट के जा रहे हो सकता है उसके अंदर से पूछ ले। इस बार पैराग्राफ पूछा था तो नेक्स्ट टाइम पे अंदर का चीज पूछ लिया जाए। तो अब जैसे देखिए चैप्टर 19 एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर बात कर रहा है, पैरा 215 से 222 तक, इसके अंदर पावर है डीएम की, एसपी की। ये क्वेश्चन पूछा गया 2022 और 2011 में। क्या पूछा गया? 2011 में पूछा गया था who has the power to expunge names, डीएम के पास, एंड इन 2022 इट asked the exact paragraph range, पैराग्राफ की रेंज क्या थी। अब चैप्टर 20 हिस्ट्री शीट्स क्लास ए क्लास बी, अब किस तरीके से चीजें बन रही हैं, क्या हो रहा है, ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो अब एक यही तरीका है कि हम लोग, अब कम टाइम भी बचा है और ज्यादा भी टाइम बचा होता तो भी 554 पैराग्राफ पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि पेपर में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो आप कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको पेपर निकालना है। ज्यादा मेहनत पेपर निकालने पे करी जाती है, किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने की जरूरत आपको नहीं है। आपने कोई सब्जेक्ट मास्टर कर लिया, 554 पैराग्राफ पढ़ लिए, लेकिन वहां पेपर देने गए, नहीं कर पाए क्वेश्चन, एमसीक्यू टिक नहीं कर पाए, मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, तो कुल मिला के इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा, पेपर तो नहीं निकला। वहीं आपने स्मार्ट स्टडी करी, पीवाईक्यू के बेसिस पे करी, सारी चीजें एनालाइज करके, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी देखा था, पहले तो टोटल कितने हमारे पास इसमें चैप्टर हैं एक बार देख लेते हैं। टोटल चैप्टर है हमारे पास 37। पैरा टोटल कितने हैं हमारे पास? 554। उसके अलावा टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4। तो ये तो एक हमारा बेसिक हो गया कि क्या क्या इसके अंदर है। जब हम लोग पुलिस एक्ट भी पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने पैरा 1 को डिस्कस किया था सेक्शन 4 के टाइम पे। ये बात करता है पावर और स्टेटस किसका? इंस्पेक्टर जनरल कम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये दोनों टर्म अगर लिखे हैं तो एक ही इंसान है, चाहे वो आईजी हो चाहे वो डीजीपी हो, सेम पर्सन है। तो डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है पुलिस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, तो वो डायरेक्टर जनरल, और उसी को हम लोग इंस्पेक्टर जनरल भी कहते हैं। अब ये हेड होने के साथ साथ इनकी एक और ड्यूटी होती है कि गवर्नर के साथ जो भी कम्युनिकेशन होता है पुलिस फोर्स का, वो डायरेक्ट डीजी कम आईजी ही करते हैं। बाकी कोई एसआई है, इंस्पेक्टर है, वो जाके डायरेक्ट गवर्नर से बात नहीं करेगा। तो अगर गवर्नर से कम्युनिकेशन करना है तो कौन जाएगा? गवर्नर से कम्युनिकेशन करने हमारे जाएंगे डीजी कम आईजी। इनके पास पूरी की पूरी पावर, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके अलावा डीजीपी क्या क्या हैंडल करते हैं? डीजीपी हैंडल इसके अलावा ये भी करते हैं कि जितने भी गेजेटेड ऑफिसर्स का कंट्रोल है, कि उनको स्टाफ एलोकेशन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन गेजेटेड ऑफिसर्स का कैसे होगा, वो भी हमारे डीजी कम आईजी देखते हैं। प्लस एक चीज और पैरा 1 हमारा बताता है, पैरा 1 में एक चीज और है नॉन गेजेटेड ऑफिसर के रिस्पेक्ट में। वो क्या है कि नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को डीआईजी डील करते हैं, डीजीपी नहीं डील करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पैरा 1 में पढ़ी। पैरा 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डायरेक्टर जनरल कम इंस्पेक्टर जनरल होगा, इसके साथ साथ यही जो डीजी कम आईजी है ये हेड होगा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, और एडवाइजर होगा गवर्नर का,
जो भी क्वेश्चंस होंगे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के, कोई भी गवर्नर से बातचीत करनी है, कुछ भी इशू हुआ है तो डीजी कम आईजी ही गवर्नर के पास जाएगा। पैरा 1 एक चीज़ और बताता है, जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उनका स्टाफ लोकेशन, जितना भी फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा काम भी डीजी ही देखेंगे, डीजीपी के अंडर आएगा। और नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स का जितना भी काम है वो सारा कौन देखेगा, हमारे डीआईजी देखेंगे। इसके बाद बीच के पैरा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको डायरेक्ट पढ़ना है पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 6 पे आइए, पावर ऑफ डीएम। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन होगा, तो आपको बताना है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड हैं वो होंगे हमारे डीएम। एंड इन दैट कैपेसिटी कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ द पुलिस। ये हम लोगों ने देखा था कि जनरल कंट्रोल भी पुलिस एक्ट में भी हम लोगों ने पढ़ा था किसके पास होता है, डीएम के पास। और एक्सक्लूसिव कंट्रोल हम लोगों ने देखा था किसके पास होता है, एसपी के पास। एसपी सारा काम एलोकेट करता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से सेक्शन में ये चीज मेंशन करी गई थी। तो पैरा नंबर 6 के अंदर क्या बताया गया है, पैरा नंबर 6 के अंतर्गत ये साफ साफ बताया गया है कि डीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो विलेज चौकीदार नाम का भी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, विलेज पुलिस वाला पढ़ा था। तो विलेज चौकीदार का अपॉइंटमेंट और पनिशमेंट डीएम के हाथ में ही होता है। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर का ट्रांसफर भी इनके अप्रूवल से होता है। तो स्टेशन क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर या स्टेशन ऑफिसर जो हैं उनका ट्रांसफर भी कौन कराएगा, वो भी ट्रांसफर हमारा डीएम कराएंगे। तो पैरा नंबर 6 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक तो डीएम जो होगा वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा डिस्ट्रिक्ट का, उसी के कंट्रोल में कैपेसिटी में आएगा सारी चीजें, कैसे कैसे एक्शंस लिए जाएंगे। एक्शंस के अंदर एक चीज और, विलेज चौकीदार जो है उसका भी ट्रांसफर जो है और उससे रिलेटेड सारी चीजें पनिशमेंट वो भी किसके अंडर आएगी, हमारी डीएम के अंतर्गत। और इंस्पेक्टर और स्टेशन ऑफिसर का ट्रांसफर भी हमारा डीएम ही करवाएगा। जितना लिखा है ये सारे नोट्स आपको सब अवेलेबल हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा तो इसका पूरा नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। पैरा 7 और 7A क्या बात करता है, ये दोनों पैराज इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं। पैरा 7 बताता है कि एसपी की जो ड्यूटी है वो किसी भी सीरियस क्राइम की सूचना, उसका काम है, कोई भी काम होता है वो सीधे भाग के, कोई भी सीरियस क्राइम हुआ, कोई भी सीरियस ऑफेंस घटित हुआ तो वो सीधे जाए और डीएम को बताए कि ये ऑफेंस घट गया है। या कोई भी ऑफेंस है वो सडन इंक्रीज हो गए हैं, शहर में पता चला कि स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बताइए स्नैचिंग का सेक्शन कौन सा है, बीएनएस भी तो पूछा जा रहा है, नया सेक्शन ऐड हुआ है। तो ये आपका 304 बीएनएस में ऐड किया गया, 303 में थेफ्ट है। पैरा 7A हमारा क्या बात करता है, पैरा 7A हमारा बात करता है इफ एनी इंस्टेंस ऑफ पुलिस मिसकंडक्ट, करप्शन, रॉन्गफुल डिटेंशन, हैरेसमेंट, लॉकअप में ये सब होता है, पुलिस का कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, डीएम के नोटिस में लाया जाएगा। डीएम हैज द अथॉरिटी टू आस्क एसपी टू इंस्टीट्यूट एन इंक्वायरी एंड रिपोर्ट द रिजल्ट। तो डीएम के पास हमारे अथॉरिटी होगी कि वो एसपी से कहें भैया इसके ऊपर एक तुरंत से इंक्वायरी बनाओ, जो लॉकअप डेथ्स हो गई हैं आपकी, जो पुलिस हरासमेंट करती है लोगों का, इन सब मिसकंडक्ट के ऊपर डीएम के पास पावर है, वो एसपी से कह सकता है कि आप तुरंत से पहले काम पे लग जाओ और एक इंक्वायरी बनाओ और ये मैटर जितनी जल्दी हो सके सॉल्व करो। पैरा 9 हमारा क्या बात करता है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं ये याद रखिएगा, कौन सा है ये, चैप्टर 1। चैप्टर 1 हमारा किस बारे में बात करता है, चैप्टर 1 हमारा सुपीरियर ऑफिसर्स के बारे में बात करता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारा पैरा 1 से 17 तक, तो 1 से 17 तक है हमारा पैरा 1। हमारा पैरा 9 क्या बात कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा, इंस्पेक्शन बाय डीएम। द डीएम शुड नॉर्मली इंस्पेक्ट ईच पुलिस स्टेशन। इसमें पूछा जाएगा कब करना है, एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में एक बार डीएम को हर पुलिस स्टेशन जो उसके एरिया में आ रहा है उसको इंस्पेक्ट करना ही करना है। और अगर कोई माइनर पुलिस स्टेशन, जैसे छोटे मोटे पुलिस स्टेशन हैं, तो माइनर के रिस्पेक्ट में क्या किया जाएगा, वो जो हमारे एडीएम साहब होंगे एग्जीक्यूटिव के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माइनर वाले जो पुलिस स्टेशन है वो देखेंगे।
तो हमारा पैरा 1 बात करता है इंस्पेक्टर जनरल कम डीजी की बात करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पैरा 6। पैरा 6 में हम लोगों ने डीएम की पावर देखी। डीएम की पावर क्या थी कि डीएम जो है वो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा। विलेज चौकीदार को पनिश करना, ट्रांसफर करना, सारी पावर उसके पास होंगी। इंस्पेक्टर और स्टेशन ऑफिसर को भी ट्रांसफर वही करेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पैरा 7। अगर कोई मिसकंडक्ट हो रहा है, मिसकंडक्ट से रिलेटेड पैरा 7A है। उसके अलावा हम लोगों ने पैरा 7 में देखा कि एसपी की ड्यूटी है, कुछ भी होता है जाके सीधे डीएम को सूचना दे। तो अब हम लोगों ने पढ़ा पैरा 9 इंस्पेक्शन बाय डीएम। यहाँ पे हम लोगों ने देखा डीएम इंस्पेक्शन करेंगे कितने कितने दिन पे, डीएम एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, सेट रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और कहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। पैरा 10 बात करता है एक्सपंक्शन ऑफ क्राइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ये बात करता है जो क्राइम रजिस्टर है वहां से एंट्रीज को हटाना। इसी एंट्रीज को हटाने को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के रिस्पेक्ट में डीएम की परमिशन जरूरी होती है, लेकिन अगर रेलवे का केस है तो हम आपको डीएम की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ क्राइम की जरूरत है। अगर आपको कोई कुछ हटाना है तो आपको डीएम का सैंक्शन लेना नेसेसरी होगा। द सैंक्शन ऑफ डीएम इज नेसेसरी टू एक्सपंज, मतलब रिमूव अ क्राइम फ्रॉम अ क्राइम रजिस्टर एक्सेप्ट इन रेलवे पुलिस। पैरा 11 हमारा क्या बात करता है, लाइसेंसिंग के बारे में बात करता है। द पावर ऑफ अ सुप्रिटेंडेंस टू अ लाइसेंस एंड रेगुलेट प्रोसेशन। प्रोसेशन और सुप्रिटेंडेंस के रिस्पेक्ट में कौन सा पैराग्राफ बात कर रहा है, पैरा 11 बात कर रहा है। तो सुप्रिटेंडेंट टू लाइसेंस एंड रेगुलेट प्रोसेशन, जो हम लोगों ने सेक्शन 30 के अंदर पढ़ा था पुलिस एक्ट में, कि अगर किसी को कोई जलसा निकालना है, कोई जुलूस निकालना है तो जाके परमिशन लिया जाएगा। तो ये सारी चीजों के रिस्पेक्ट में पैरा 11 बात कर रहा है। द पावर ऑफ अ सुप्रिटेंडेंट टू लाइसेंस एंड रेगुलेट प्रोसेशन रिलेट विद सेक्शन 30 ऑफ पुलिस एक्ट मस्ट बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ डीएम। किसका कंट्रोल होगा इसके ऊपर, डीएम का कंट्रोल होगा, डायरेक्ट और डायरेक्ट। तो हमारा जो वहां पे भी हम लोगों ने बात किया था, तो हम लोगों ने बात किया था कि सेक्शन 30 में एसपी हो गया, एडिशनल हो गया, ये सब अगर डीएम एसडीएम को लगता है कि कंडीशन ब्रीच हो सकती है तो हम लोग उसमें लगता है कि ये अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी, तो हम लोग एक फीस वो कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने कहाँ देखी थी, सेक्शन 30 ऑफ पुलिस एक्ट में, ये सब हम लोगों ने देखा था। अब हम देखते हैं पैरा 11। पैरा 12 क्या बात करता है, स्टेटस ऑफ एसपी। द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। तो बात किया जाता है कि हेड ऑफ सुपरिटेंडेंट जो एसपी है, तो एसपी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस के हेड होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच सारा कम्युनिकेशन एसपी के द्वारा ही कराया जाता है। अब अभी हम लोग देखेंगे कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन था, हम लोगों ने देखा था वो थे डीएम साहब। यहाँ पे बताया जा रहा है एसपी जो है वो पुलिस फोर्स के डिस्ट्रिक्ट में हेड है। तो अगर हेड के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो दो चीजें निकल के आती हैं। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन पैरा 6 कौन है, डीएम। और अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन है, पहले तो पैरा 12, पैरा 12 हो गया और हेड है हमारे एसपी। ये चीजें यहाँ से क्लियर रखिएगा। पैरा 12 में बताया गया है एसपी है भैया हेड, और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन पैरा 6 में डीएम। पैरा 15 क्या बात करता है, ऑर्डर बुक। डायरेक्ट पूछ लेगा ऑर्डर बुक का पैराग्राफ कौन सा है, तो द इंग्लिश ऑर्डर बुक। अब उसको क्या कर दिया गया है, हिंदी ऑर्डर बुक रिकॉर्ड्स ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसके अंदर सारे सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रखे जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स, पनिशमेंट किसको क्या दिया था, क्या अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, पनिशमेंट क्या है। इसमें जो पूछा जाएगा आपसे वो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कितने साल तक के लिए होता है, तो 45 साल तक के लिए इसको रखना मैंडेटरी होता है। पैरा 16 क्या बात करता है, क्राइम रजिस्टर की। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके साथ क्या कहानी है, जितना भी
ध्यान दीजिएगा, कॉग्निजेबल क्राइम रिपोर्टेड एट पुलिस स्टेशन मस्ट फाइंड एंट्री इन द क्राइम रजिस्टर। जो भी कॉग्निजेबल क्राइम्स हो रहे हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो क्राइम होता है उसका अगर हम देखें तो बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कौन सा सेक्शन है, FIR 173, जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। एनसीआर के लिए सेक्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो वो जितने हैं उनको सब भी क्राइम रजिस्टर में जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हैं उनको लिखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा पैरा 16 क्राइम रजिस्टर के बारे में बात करता है, पैरा 15 बात करता है हमारा किसके रिस्पेक्ट में, इंग्लिश ऑर्डर बुक के बारे में बात करता है, पैरा 12 हमारे बात करता है कि स्टेटस ऑफ सुपरिटेंडेंट का क्या होगा, एसपी जो है वो हेड होगा। उससे पहले ये हम लोग जरा डिस्कस करते हैं, पैरा 18 रिकॉल करते चलिए ताकि सारी चीजें यही हाथों हाथ दिमाग में सेट हो जाएं। अब जैसे पैरा 6 आपसे कोई पूछे तो पैरा 6 पता है, सीधी सी बात है, इसमें चाहे कोई कुछ भी पूछ ले हमारे दिमाग से अब ये बात कहीं भी निकल के नहीं जाने वाली है कि पैरा 6 में हमारे दिया हुआ है पावर जो है हमारे डीएम की, डीएम की पावर हमारे कहाँ दी गई है, पैरा 6 में दी गई है। पैरा 7A हमारा बात करता है मिसकंडक्ट की। पैरा 7 बताता है एसपी को क्या करना है, कम्युनिकेट करनी है सारी चीजें किससे, तुरंत तुरंत डीएम से, जब भी कोई सीरियस ऑफेंस हो या ऑफेंस कोई बढ़ जाए। ठीक है, वापस लौट के आते हैं पैरा 18 पे, रिजर्व इंस्पेक्टर। द रिजर्व इंस्पेक्टर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लाइन। पैरा 18 बताता है कि रिजर्व इंस्पेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे रिजर्व ऑफिसर इंचार्ज होंगे रिजर्व लाइन के। अब देखिए ये चीजें मैंने साथ साथ मेंशन कर दी है। 2011 में क्वेश्चन नंबर 145 पूछा गया था ऑफिसर इंचार्ज रिजर्व पुलिस डिस्ट्रिक्ट का कौन होगा। तो अब आपको पता है पैरा 18 में बताया गया है वो होंगे रिजर्व इंस्पेक्टर। चलो भैया सफाई कर ली जाए थोड़ी सी। फिर देखिए पैरा 19 में हमारे क्या बताया गया है, पैरा 19 इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट। पैरा 19 और 20 में देखिए हम लोग चैप्टर स्विच कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, ये रिजर्व इंस्पेक्टर के रेफरेंस में सारी बातें करता है। इसमें हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पैरा 18 पढ़ना है, 19 पढ़ना है, 20 पढ़ना है, इससे ज्यादा हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो पैरा 18 हम लोगों ने देखा रिजर्व इंस्पेक्टर की बात करता है, रिजर्व इंस्पेक्टर इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिजर्व लाइन। पैरा 19 और 20 में ड्यूटीज बताई गई हैं। 19 में बताया गया है कि रिजर्व इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या होंगी, इनकी ड्यूटी होगी आर्म को, एम्यूनेशन को, क्लोथिंग को और टेंट जो है उसकी सेफ कस्टडी करना। ये सारी चीज़ों को कस्टडी में रखना, पता चला चोरी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें सेफली हैंडल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये बताया गया पैरा 19 में। पैरा 20 में क्या बताया गया है, ये पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग और रेगुलर ड्रिल करने के लिए इंश्योर करते हैं कि ये जो पुलिस ट्रेनिंग जो होती है पुलिस लाइन में, अगर आप देखते हैं जो बच्चे अभी जाते हैं रिक्रूट होते हैं, इनका जो ड्रिल हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें सही से हो। तो ये कहाँ बताया गया है, पैरा 20 में। पैरा 19 में क्या बताया गया है कि आर्म्स की कस्टडी, एमिनेशन की, सब सारी चीजें आपको सही से रखना है, चोरी वोरी ना हो जाए। अब स्विच करते हैं हम लोग चैप्टर 3 पे। वैसे तो ये रिपील हो चुका है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन पैरा 39 is omitted, but this chapter and paragraph were omitted in 1974, which previously stated that the police were under the control of public prosecutor। क्यों पढ़ रहे हैं फिर भी, 2022 में क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया था which repealed provision placed the police under the control of public prosecutor। तो पुलिस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर रखा गया है, ये कौन से में बताया गया है, रिपील्ड प्रोविजन में। तो वो आपको पता होना चाहिए। अब पास्ट ईयर का क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए कि ये एक बार पूछा जा चुका है। अब यही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आते हैं कि आदमी नेगेटिव मार्किंग कर दे, मिस कर दे। आइए चैप्टर नंबर 4 सर्कल इंस्पेक्टर, पैरा 40 प्रिंसिपल ड्यूटीज। द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ द सर्कल इंस्पेक्टर इज टू supervise the investigation and prevention of crime. He must inspect each police station in his circle once a year। फिर सीधी सी बात है भाई, टाइमलाइन वाली चीज है और टाइमलाइन वाली चीज सबसे पहले पूछी जाएगी। पहले ध्यान कर लो कितने समय में, वंस इन अ ईयर।
तो प्रिंसिपल ड्यूटीज क्या हैं सर्कल ऑफिसर की? ये अपने सर्कल के हेड होते हैं। इनकी ड्यूटी है साल में एक बार अपने सर्कल के सभी पुलिस स्टेशंस को विजिट करना, क्राइम रजिस्टर मेंटेन करने और मंथली एसपी को रिपोर्ट दें। सीरियस क्राइम्स में स्पॉट पर जाना भी इनका काम होता है। तो सीरियस क्राइम अगर कोई हो रहा है तो कौन जाएगा वहां पे? सीओ जाएगा। ठीक है। मंथली भी विजिट करना किसका काम है? सीओ का काम है। अच्छा, ये सर्कल इंस्पेक्टर जो है ये हम लोगों को पैरा 40 से 42, ओके थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये पेन से ही लिखना वाला था। 40 से लेके 42 तक ही हमको पढ़ना है। ठीक। 41 और 42 में अदर ड्यूटीज दे रखी हैं। ही मस्ट कीप द एसपी एंड डीएम informed of every occurrence in the circle maintained in the confidential notebook। अब confidential notebook है भाई, उसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो बाकी आम पुलिस वालों को, नॉर्मल लोगों को नहीं बताया जा सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी है कि सर्कल इंस्पेक्टर जो है वो अप टू डेट रखेगा एसपी को और डीएम को। चैप्टर 5 सब इंस्पेक्टर एंड सिविल पुलिस की यहाँ पे बात करी गई है। अब ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये जाएगा हमारा पैरा 43 से लेके 64 तक। तो पैरा 43 से लेके 64 तक हमारा जाता है चैप्टर 5। ये बात करता है सब इंस्पेक्टर और सिविल पुलिस के बारे में। तो पहले देखते हैं पैरा 43 ऑफिसर इंचार्ज। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज अ सब इंस्पेक्टर। ऑफिसर इंचार्ज जो है पुलिस स्टेशन का वो क्या होगा? एसआई होगा। पैरा 45 बात करता है कॉन्फिडेंशियल नोटबुक। द एसआई मस्ट कीप अ कॉन्फिडेंशियल notebook to record a useful information that does not find a place in official register। तो पैरा 45 बताता है कॉन्फिडेंशियल नोटबुक के बारे में। कुछ नहीं याद हो रहा है तो केवल और केवल कॉन्फिडेंशियल नोटबुक कौन से पैराग्राफ में दिया है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये ड्यूटी किसकी है? एसआई की। एसआई क्या करेगा? इस कॉन्फिडेंशियल नोटबुक का रिकॉर्ड रखेगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन को। डेट डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन ऑफिशियल रजिस्टर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई है वो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नोटबुक में लिखा जाएगा, जो कि अभी हम लोग पीछे देखा था कि सीआई जिसको मेंटेन करेगा और एसपी में एसपी और डीएम को बताएगा अगर उसमें कोई चेंज होता है। ये था हमारा पैरा 42। अब आ जाइए पैरा 48 पे, डेली ड्यूटीज। The SI shall personally open the post, sign the general diary, and daily verify the cash balance and inspect the माल खाना। तो पैरा 48 हमारा बताता है डेली ड्यूटीज। एसआई क्या करेगा? पर्सनली ओपन करेगा पोस्ट, साइन करेगा जीडी को और वेरीफाई करेगा कैश जितना भी है थाने के अंदर और इंस्पेक्ट करेगा माल खाना सारी चीजें सही हैं कि नहीं। पैरा नंबर 49 डेफिनेशन ऑफ द ऑफिसर इंचार्ज। ऑफिसर इंचार्ज का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन नो ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल इज प्रेजेंट, द सीनियर लिटरेट कांस्टेबल कैन होल्ड चार्ज ऑफ द स्टेशन बट ही मे नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन। ये बताया गया है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज, देखो पैरा 43 में बताया गया था कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा? एसआई होगा। पैरा 49 में बताया गया है कि अगर कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं है कांस्टेबल के रैंक से ऊपर, तो जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कांस्टेबल होगा वो होल्ड करेगा चार्ज स्टेशन का। लेकिन वो क्या नहीं करेगा? इन्वेस्टिगेशन उसके बस की बात नहीं है, आप ये ड्यूटी उसको नहीं देंगे। पैरा 51 क्या बात करता है? सेकंड ऑफिसर कौन होगा स्टेशन का? द सेकंड ऑफिसर एट अ पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो अ सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी होगा और सब इंस्पेक्टर ही हमारा क्या होगा? सेकंड ऑफिसर भी होगा, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस मेड ओवर टू हिम बाय ऑफिसर इंचार्ज। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आपको इनमें से भी याद रखने हैं वो आपको पैरा 43, 45 रीड विद 42, उसके बाद पैरा 51 सेकंड ऑफिसर आपसे पूछ लिया जाएगा कौन होता है। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
हमारा पैरा 58 क्या बात करता है, आउटपोस्ट इंचार्ज की। द हेड कांस्टेबल ऑफ एन आउटपोस्ट चौकी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसिप्लिन ऑफ कांस्टेबल्स अंडर हिम बट मे नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन। 2011 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द इंचार्ज ऑफ पुलिस आउटपोस्ट। तो हम लोग पुलिस स्टेशन का तो ध्यान रखते हैं कि वो पैरा 40, पैरा कौन से पैरा में, पैरा 43 में बताया गया है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा, कौन होगा, वो होगा हमारा एसआई। लेकिन आउटपोस्ट के लिए कौन होगा, वो होगा हमारा हेड कांस्टेबल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, पैरा 55 हमारा डायरेक्ट बात करता है हेड कांस्टेबल की। ये बताता है हेड कांस्टेबल कौन होगा। इसको स्टेशन राइटर भी कहा जाता है। ये क्लर्क होगा, इसके बहुत सारे रोल हैं, मतलब मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है हेड कांस्टेबल को। ये आज स्टेशन मास्टर भी है, आज दुग्गल जी क्या बन जाएंगे, क्लर्क भी बन जाएंगे, रिकॉर्ड कीपर भी बन जाएंगे, अकाउंटेंट भी हैं। तीनों तरह के सारे काम यही करता है। सबसे ज्यादा वर्क बर्डन समझ लो भाई, हेड कांस्टेबल, स्टेशन राइटर, क्लर्क, अकाउंटेंट, सारा काम इनका है। तो दुग्गल जी के पास सबसे ज्यादा बर्डन है पैरा नंबर 55 में। इसके बाद हमारा आता है पैरा 61। पैरा 61 बात कर, अरे, कांस्टेबल की। कांस्टेबल की बात क्या करता है ये बात करता है सिविल पुलिस कांस्टेबल। जो कांस्टेबल होगा, आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिकली भी, वो क्या, केवल एक लाठी रख के चलता है। तो उसके पास आर्म्स नहीं होंगे। ये बताया कहाँ गया, पैरा 61 में बताया गया है कि वो अनआर्म्ड होगा, बिना हथियार के होता है, केवल एक डंडा रखेगा। कुछ स्पेशल ओकेजन हुआ तभी केवल पैरा 61 के अंदर बताया गया है उसको आर्म्स दिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं आर्म्स दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा कि देनी जरूरी है आप लोगों को, तो ये दो पैरा आप लोग और ऐड ऑन कर लीजिएगा। हाँ, अच्छा देखिए, पैरा 61 नीचे लिखा ही हुआ है, कांस्टेबल ऑफ द सिविल पुलिस विल नॉट बी आर्म्ड एक्सेप्ट ऑन अ स्पेशल ओकेजन, देयर प्रिंसिपल ड्यूटी इज द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो आज इन विच पैरा इट वाज लेस देन लेट डाउन दैट द सिविल पुलिस शैल नॉट बी आर्म्ड, ये पूछा गया था पैराग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए पैरा 61। पैरा 58 में बताया गया आउटपोस्ट इंचार्ज कौन होगा, वो होंगे हमारे चौकी के इंचार्ज हेड कांस्टेबल। पैरा 43 में हम लोगों ने क्या देखा था, 43 में देखा था ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। वो कौन थे, वो थे हमारे एसआई, या उस मिनिमम एसआई जो होगा हमारा, वो होगा। सेकंड ऑफिसर हम लोगों ने देखा था, वो कौन था, सेकंड ऑफिसर हमारे थे, वो भी एसआई के रैंक का बंदा ही होगा। उसके अलावा 55 में हम लोगों ने देखा हेड कांस्टेबल, ये दुग्गल साहब हैं, इनके पास बहुत सारे काम धंधे हैं, यही स्टेशन राइटर हैं, यही अकाउंटेंट हैं, यही क्लर्क हैं। तो ये सारी चीजें किसके पास आती है, पैरा 55 में। उसके अलावा हम लोगों ने देखा एक रिपील चैप्टर, कौन सा रिपील चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें बताया गया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वो हेड करेगा किसको, पुलिस को। उसके अलावा हम लोगों ने देखा रिजर्व इंस्पेक्टर। रिजर्व इंस्पेक्टर के रेफरेंस में हम लोगों ने पढ़ा पैरा 18, रिजर्व लाइन का इंचार्ज बोला गया था इनको। और पैरा 19 में हम लोगों ने देखा था आर्म्स एम्युनिशन इन सबको स्टोर करके रखेंगे, चोरी नहीं होगी, ड्रिल कराएगा। पैरा 20 के अंतर्गत 12 में हम लोगों ने देखा था सारी ड्यूटीज, वो जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होगा वो एसपी होगा। इंग्लिश ऑर्डर बुक या हिंदी बुक कहाँ पे दी हुई है, पैरा 15 में दी हुई है। 45 साल का समय बताइए कौन से पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा था जिसको कि 45 साल तक मेंटेन किया जाना है, वो कौन सा रिकॉर्ड है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी लेक्चर से रिलेटेड इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए, कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, और उसके ऊपर डायरेक्ट 1 to 1 आपसे बात करी जाएगी। पैरा 62 से लेकर 64 क्या बात करता है, सेंट्रीज एंड बीट कांस्टेबल की बात करता है। जो हमारे संतरी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा पुलिस स्टेशन में जाते होंगे, कुछ संतरीज होते हैं, बीट कांस्टेबल होते हैं। तो वो कौन होते हैं, देखिए, आउटलाइंस द ड्यूटी ऑफ संतरीज गार्डिंग लॉकअप्स। लॉकअप को गार्ड करने वाला काम किसका है, संतरीज का है।
also states that the district police are entitled to appear and remain on railway station platform when on duty. ये पुलिस को हम लोग कहाँ भी भेज सकते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी भेज सकते हैं जब ड्यूटी लगाई जाए। अब चैप्टर नंबर 4 आर्म्ड पुलिस की बात करता है। आर्म्ड पुलिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से कहाँ तक है? पैराग्राफ 65 से लेके 72 तक हमारा आर्म्ड पुलिस के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है भाई? 2015 में क्वेश्चन नंबर 139 और 2018 में क्वेश्चन नंबर 78 और सीधे पूछ लिया गया था आर्म पुलिस का चैप्टर कौन सा है, मैच द फॉलोइंग वाले में। तो चैप्टर सबसे पहले भैया रट डालू, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले पूछा जा चुका है, 2 बार पूछा जा चुका है, वो चीज़ भी अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो फिर आप क्यों ही जा रहे हैं, भगवान जाने। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन पेपर देने वाले आप हैं नहीं। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट एटलीस्ट आपको PYQs तो पूरे के पूरे सॉल्व करके जाना ही चाहिए। पैरा 65, पैरा 65 क्या बात करता है? आर्म्ड पुलिस की बात करता है। आर्म्ड पुलिस आर इंटेंडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेजरीज, लॉकअप, एस्कॉर्टिंग ट्रेजरर, प्रिजनर एंड सप्रेसिंग डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर सप्रेस करना है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, अनलॉफुल असेंबली BNS में कहाँ पे और BNS में कहाँ पे मेंशन? चलो BNS में बता देता हूँ 189, BNS में कहाँ पे मेंशन है आप लोग बताइए। तो सेक्शन 65 बताता है वर्क क्या होगा आर्म पुलिस का। इनका काम है ट्रेजरी मतलब खजाना, उसको गार्ड करना, प्रिजनर्स को एस्कॉर्ट करना, दंगों में डिसऑर्डर्स जो हो रहे हैं उसको दबाना, डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ना, इनका काम होता है। और ये सब किसके अंडर में होता है? अंडर द स्पेशल चार्ज ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, DIG के अंडर ही भैया सारा काम होता है, याद रखिएगा। पैरा 70, पैरा 70 क्या बात करता है? यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट क्राउड, कोई भीड़ लगी हुई है उसके अगेंस्ट फोर्स का यूज करना है, तब कैसे काम किया जाएगा। क्राउड के अगेंस्ट पुलिस द्वारा फोर्स का इस्तेमाल, द सीनियर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट मस्ट एक्ट इन कोऑपरेशन विद द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट और कौन? सीनियर पुलिस ऑफिसर if present to disperse crowd using the minimum force and least deadly weapons। डेडली वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो आपका सीनियर ऑफिसर प्रेजेंट है वो और मजिस्ट्रेट एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ये सारा काम निपटाएंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ये सब साफ सफाई कर लेते हैं और फिर ये बताना है अनलॉफुल असेंबली कौन से सेक्शन में मेंशन करी गई है, कहाँ? BNSS के अंदर। BNS के अंदर तो मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है खुद से। अब कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए ना, मैं इधर आपसे आप कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी उधर से कुछ जवाब में अगर कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो देना जरूरी है। ऑनलाइन का माध्यम ही ये है कि कमेंट बॉक्स ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है। अब चैप्टर 7 आर्म ट्रेनिंग रिजर्व। आर्म ट्रेनिंग रिजर्व हमारा क्या बात करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही पैराग्राफ इसमें आपको पढ़ना है। हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? एक आर्म ट्रेनिंग रिजर्व होना ही चाहिए। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट कितने? आर रिजर्व आर्म पुलिस इज मेंटेन्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। आपको याद रखना है पैरा 73 किसकी बात करता है? रिजर्व आर्म पुलिस की, आर्म ट्रेनिंग रिजर्व की। चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। माउंटेड पुलिस सबसे पहले पूछ लेगा आपसे चैप्टर नंबर क्या है। तो 2022 में, 2018 में, 2015 में बस पूछ लिया था चैप्टर कौन सा है। तो 79 में देखिए भैया ड्यूटीज क्या होती हैं। ड्यूटी पहले तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है हमारा पैरा 79 से 88 तक। पेन टैब पे धीरे धीरे लिखने की आदत बनेगी। हाँ तो 79 से, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट कौन सा है? हमारा पैरा नंबर 79 है। पैरा नंबर 79 क्या बात करता है? ड्यूटीज जो है वो माउंटेड पुलिस की क्या होंगी। इनका काम रोड्स पर पेट्रोलिंग करना। पेट्रोलिंग करते हुए आपको जो पुलिस वाले दिखेंगे वो यही होंगे,
अर्जेंट कम्युनिकेशन, अगर यहाँ से वहाँ तक कोई कम्युनिकेशन भेजना है, जैसे ये आज के समय पे है ना कि हमने व्हाट्सएप कर दिया, कॉल कर दिया, उस टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था भाई। उसके लिए कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन वाज आल्सो अ वेरी टाइडी एंड इम्पोर्टेंट टास्क, और ये करने में टाइम लगता था। तो हमने स्पेसिफिकली इसके लिए ये काम मेंटेन करके रखा हुआ था कि भाई माउंटेड पुलिस ये काम करेगी। कोई डकैती हो रही है उसको सप्रेस करना, कोई वीआईपी आया है तो उसको स्पॉट करना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सब माउंटेड पुलिस का काम होता था। उसके अलावा 2 माउंटेड ऑर्डरलीज अलाउड थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर के लिए 4। मतलब कि अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ रहे हैं तो 2 उनके पास माउंटेड ऑर्डरलीज रहेंगे। ये इसके प्रोविजो में दे रखा है पैरा 79 के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपसे पूछ लेता है कमिश्नर है तो उसके जो स्कॉट वाले में होंगे तो माउंटेड पुलिस कितने हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन जब वो पढ़ ही रहे हैं तो उसको ध्यान रखने में क्या ही जा रहा है। 4 लोग होंगे भाई, इतना पढ़ लिया, क्या दिक्कत है। 84 में क्या बताया गया है? 84 में बताई गई है, ट्रेनिंग बताई गई है। माउंटेड पुलिस की 2 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें घुड़सवारी और घोड़े को मैनेज करना सिखाया जाता है। तो घुड़सवारी और घोड़े मैनेज कैसे करेंगे भाई, वही उनका साधन है, तो उसको चलाना भी तो उनको आना चाहिए। तो 2 साल की ट्रेनिंग होती है। यहाँ से 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 8 है। उसके अलावा आपकी ड्यूटीज कहाँ दी हुई है माउंटेड पुलिस की, वो पैरा 79 के अंदर दी हुई है। अब आ जाइए चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 हमारा क्या बात करता है, विलेज पुलिस की बात करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा गया है, आज विच चैप्टर रिलेट्स टू द विलेज पुलिस। और कब कब पूछा गया है, 2022 में, 18 में और 15 में। तो पैरा 89 पहले तो देख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। पैरा 89 से 96 ए तक हमारा दिया हुआ है ये पूरा विलेज पुलिस के बारे में। अब 89 क्या बात करता है, चीफ ड्यूटी ऑफ विलेज चौकीदार। तो चीफ ड्यूटी क्या होगी विलेज चौकीदार की, ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी सेट करने वाला काम। तो द चीफ ड्यूटी ऑफ विलेज चौकीदार इज वॉच एंड वार्ड, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द डीएम। डीएम अभी देखा था, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हम लोग पढ़ रहे थे पैरा 6, तो डीएम के पास ही पावर है कि उसको निकालना, फेंकना, सारा पनिशमेंट क्या है उसका वो सब डीएम ही देखेगा। फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी हु द विलेज चौकीदार इज रिस्पॉन्सिबल टू, और ये पूछा जा चुका है भाई पहले भी। तो आपको बताना है पैरा 89 में ड्यूटी अकाउंटेबिलिटी और ये डीएम की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सारी चीजें कहाँ मेंशन है, पैरा 89 में। विलेज चौकीदार इज इक्वल टू डीएम। बाकी सब मिल जाता है, जो काम की चीज ढूंढो वो कभी नहीं मिलती। हाँ, तो विलेज चौकीदार डीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यही इन पे ही आके सारी रिपोर्टिंग इनको करनी है। पैरा 91 अटेंडेंस की बात करता है, विलेज चौकीदार मस्ट अटेंड देयर पुलिस स्टेशन ऑन अ फिक्स डेट। याद रखना कितनी बार, ट्वाइस अ मंथ, महीने में 2 बार। और जब ये इसी टाइम आता है 2 बार, इसी में इसका पैसा वैसा सेटलमेंट सारा हो जाता है। तो महीने में 2 बार इनको अपने पुलिस स्टेशन पे आके सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सीधी सी बात है, विलेज चौकीदार के रेफरेंस में कोई भी काम है वो हमारे करेंगे डीएम साहब। ये 2 बार आता है, और आता है तो क्या बताता है, जैसे गांव में कितने लोग पैदा हो गए हैं, कितना पॉपुलेशन बढ़ा है, किस किस की डेथ हो गई है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पुलिस वालों को पता होनी चाहिए क्राइम कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को बताने के लिए उसे महीने में 2 बार आना पड़ता है। अब ये तो अब तक था हमारा पार्ट 1। अब हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2। इसमें पर्टिकुलर ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 10 बात करता है रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन। तो जो हमारा पार्ट 2 है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये जाएगा हमारा चैप्टर 10 से लेके 28 तक। और चैप्टर 10 हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आपको बीएनएस से रिलेट करके ही पढ़ना है। तो जैसे जब हम बीएनएस आपको पढ़ाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा था सेक्शन 173, उसमें कहीं भी आपको एफआईआर टर्म देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिल रहा है, ये रहा रेगुलेशन में। पुलिस रेगुलेशन में पता चल रहा है कि वो जो चिट्ठी पत्री हो रही थी वो एफआईआर है। तो पैरा 97
रट डालिए, घोल के पी जाइए। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस विल इमीडिएटली बी टेकन डाउन इन कितने में होगा, 3 फॉर्म में होगा। ये भी पूछ लिया जाता है, पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये पूछा नहीं जा सकता है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जब किसी ऑफिसर इंचार्ज को कोई भी कॉग्निजेबल अपराध की सूचना मिलती है तो रिपोर्ट को 3 कॉपीज में तैयार किया जाएगा और तुरंत ही उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये 3 कॉपीज कैसे कैसे जाएंगी, एक पुलिस कॉपी जो है वो आपकी स्टेशन में रख ली जाएगी, सबसे पहले पुलिस वालों के पास भी कुछ को रहना चाहिए। दूसरा, जिसने कंप्लेंट लिखवाई है, इन्फॉर्मेशन दी है, उसके पास चली जाएगी। तीसरा, एसपी ऑफिस के पास सब कुछ हम लोग भेज देते हैं तो एसपी ऑफिस के पास भेज दी जाएगी। अगर रिपोर्ट ओरली दी गई है तब ध्यान से सुनिएगा, तो जो दरोगा जी हैं वो क्या कहेंगे, उसे लिखेंगे। सपोज कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं आया वहाँ पे जो लिख नहीं सकता है, वो गया वहाँ पे, उसने बताया कि भाई हम यहाँ से बाहर निकले थे, हमको लोगों ने मारा पीटा। अब वो लिख तो सकता नहीं, दरोगा जी ने लिखना स्टार्ट किया कि चलो इतने इतने बजे ये यहाँ से निकला और मैं मुझको इन लोगों ने इतना मारा पीटा। ये लिखेंगे दरोगा जी, पढ़ के सुनाएंगे किसको, जो बता रहा है, और फिर तीनों कॉपीज पर साइन करवाएंगे। और अगर वो खुद ही रिटर्न में दे रहा है तो जो इन्फॉर्मेंट है उसको हम कुछ भी साइन नहीं करवाएंगे, तब केवल दरोगा जी जो हैं वो तीनों पे साइन करेंगे। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बता रहे हैं, पैरा 99 सब्सटेंस इन जीडी। अब जीडी मतलब जनरल डायरी, इसको देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट। तो सेक्शन 44 ऑफ पुलिस एक्ट भी जनरल डायरी की बात करता है। द सब्सटेंस ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी ब्रीफली रिकॉर्डेड इन द जनरल डायरी। तो जो ये रिपोर्ट है इसको ब्रीफली आप जनरल डायरी में लिख लेंगे। फिर आ जाइए हमारा पैरा 101, ये बात करता है स्पेशल रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट्स ऑफ सीरियस ऑफेंसेस लाइक डकैती, मर्डर, पुलिस टॉर्चर मस्ट बी सेंट इमीडिएटली। कौन से एनवलप में भेजा जा रहा है, कतई ध्यान रखिएगा। कहाँ गया, रेड एनवेलप्स में। किसको, एसपी को, डीएम को, एसडीएम को और सर्कल इंस्पेक्टर को। अब ये ध्यान रखिए, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रेफरेंस में कौन सा पैराग्राफ बात कर रहा है, हमारा पैरा 102 बात करता है नॉन कॉग्निजेबल के रेफरेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई लिखाई हो गई इस पे, सही करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पैरा 97 में क्या है, एफआईआर चैप्टर 10। एफआईआर को हम लोगों ने किससे रिलेट किया था, एफआईआर को हम लोगों ने रिलेट किया था सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस। एनसीआर 102, 102 किससे रिलेट होता है, कमेंट में बताइएगा, पीछे भी पूछा था। पैरा 102 में एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड इन डुप्लीकेट, ये ट्रिप्लीकेट नहीं होगा, ये डुप्लीकेट होगा। पैरा 103, कमेंट में ये बताइएगा कि बीएनएसएस में डेफिनेशन में कहाँ पे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दिया हुआ है। पैरा 103 रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑफिसर इन चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 154 एंड 155 ऑफ सीआरपीसी। देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट अभी नहीं हुए हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। हालांकि आपसे सेक्शन नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पे अभी किया नहीं है तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, बट अगर पूछता है तो आपको ये वाले सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, मजबूरी है ये। पैरा 103 रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी द ऑफिसर इन चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 154 एंड 155 ऑफ सीआरपीसी फॉर द करेक्ट रीऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिपोर्ट्स। पूछा जा चुका है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। साफ सीधी सी बात। अब हम लोग आते हैं चैप्टर 11 पे। चैप्टर 11 हमारा बात करता है इन्वेस्टिगेशन। किसी को याद है पैरा 1 में क्या था, आईजी कम डीआईजी। फिर हम लोगों ने पढ़ा था पैरा 6 किसकी पावर थी, डीएम के रिस्पेक्ट में बताया गया था। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होगा कौन, डीएम साहब। 7 में बात करी थी हम लोगों ने क्या, दो बातें थी, एक 7A था और एक 7 था।
एसपी किसको बताएगा? डीएम को। कुछ भी होता है बड़ा। 7A में हम लोगों ने क्या बात करी थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। छोड़िए, भरोसा मुझे आप लोगों पे कम है। मिसकंडक्ट हो रहा है अगर, तो उसके बारे में सूचना डीएम देगा। एसपी को सूचना क्या देगा? इंक्वायरी कमीशन बैठाने के लिए डीएम कहता है कि भाई इस पे इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाए। उसके अलावा हम लोगों ने 12 में देखा था, 6 के साथ 12 रिलेट किया था। 12 में था एसपी जो है वो पुलिस का हेड होगा डिस्ट्रिक्ट में। तो चीजें रिकॉल करते हुए चलिए, तभी याद होगा। बहुत ज्यादा टाइम बचा है नहीं आपके पास। इन्वेस्टिगेशन पैरा 104 से लेके 128 तक इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन नाम से एक हम लोगों ने बीएनएसएस में चैप्टर भी देखा है, वो है चैप्टर नंबर 13। ये चीजें रिलेट करते हुए पढ़िए तो दिमाग में सेट रहेगा। सेट रहेगा तो पेपर में कर लोगे तो कल को एपीओ बन जाओगे। तो पैरा 104 क्या बात करता है, और 104 और 106 बात करता है। देखो 104 कहता है कि स्टेशन इंचार्ज जो होगा, ऑफिसर इंचार्ज और पुलिस स्टेशन जो होगा, उसके पास पावर्स हैं कि वो डिसाइड करने की क्या कोई पेटी ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करनी है कि नहीं करनी है, फालतू की सरदर्दी लेनी है। इतना पेटी है कि पता चलो उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो ये सारा ऑफिसर इंचार्ज डिसाइड करेगा। डिसाइड वेदर इन्वेस्टिगेशन इज डिजायरेबल फॉर अ पेटी केसेस, और पे चोरी है। इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डिनरली कंप्लीटेड ऑन द स्पॉट। 108 और 109 क्या बात करते हैं? बीच में एक पैराग्राफ है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ 105 भी देख लेते हैं। 105 बात करता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो 105 में बताया है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहता है, तो फिर जो डुप्लीकेट कॉपी पर अपना रीजन रिकॉर्ड करेगा फॉर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, और लिख करके किसको? इन्फॉर्मेंट और विक्टिम को दे देगा। मतलब कि अगर 105 में बताया गया है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड करके सब कुछ बता देगा किसको? पुलिस ऑफिसर, वो डुप्लीकेट कॉपी में लिख के इन्फॉर्मेंट और विक्टिम। 105 के साथ साथ एक हमारा पैराग्राफ है जो मेंस के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। 107। अब 107 क्या बात करता है? थोड़ा पेन का कलर चेंज किया जाए यार, बहुत देर से एक ही चल रहा है। तो 107 हमारा बात बताता है ड्यूटीज ऑफ आईओ। ये मेंस में पूछ लेता है आपसे, ड्यूटीज ऑफ आईओस क्या क्या है। तो इसमें बताया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो केवल और केवल एक ऑब्जर्वेंट नहीं, वो केवल एक ऐसा इंसान नहीं जिसके पास सारी चीजें आई, क्लर्क टाइप का, कि उसने सारी चीजें लिख के रख ली। अच्छा तुमने इसको मारा, इसने उसको मारा, ये सारी चीजें लिख ली, जिसने जैसा कहा था उसको अरेस्ट कर लिया जाके और बैठ गया। इसका ये काम नहीं है। इसका काम ये है कि उसके पास जो भी डिटेल आएगी उसको ऑब्जर्व करेगा, उसमें से इन्फ्रेंसेस निकालेगा, क्राइम सीन को प्रॉपरली एनालाइज करेगा। उसका मेन काम है कि सच तक पहुंचेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, एविडेंस कलेक्ट करेगा, ना कि सिर्फ कन्विक्शन दिलाना उसका काम है। सच्चाई का, ट्रुथ का पता लगाना भी किसकी ड्यूटी है? आईओ की ड्यूटी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप पूछा जाता है आपसे, और मेंस में इससे रिलेटेड सोचिए क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके साथ साथ 108 हमारा बताता है स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आईओ सबसे पहले केस डायरी में नोट करेगा कि सूचना कब मिली, ये सारी चीजें बताएगा। उसके बाद क्या बताएगा? केस डायरी, अगर आप लोगों को याद हो, केस डायरी के नाम से कुछ याद आ रहा हो बीएनएसएस में, तो सेक्शन 192 जैसी कोई चीज सुनी थी आप लोगों ने? सेक्शन 192 होता था केस डायरी का। 193 बताइए किसका होता था सेक्शन? 192 है केस डायरी का सेक्शन कि 193 है? एक बार सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करिएगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे 108 में स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी। आइए सबसे पहले केस डायरी में सब कुछ नोट कर लेगा। सूचना कब मिली, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करी, फिर क्राइम सीन पर जाएगा, इंस्पेक्ट करेगा, और विलेज क्राइम नोट बुक को कंसल्ट करेगा ताकि सिमिलर लोकल ऑफेंडर का पता चल सके। अब इन्वेस्टिगेशन का एक पैटर्न है भाई, आप लोकेशन पे गए। अब जिस टाइम पे था तो ज़्यादातर गाँव की बात होती थी, शहर कम होते थे। तो फिर विलेज वाली नोटबुक से मिलाएगा कि ऐसा कोई सिमिलर क्राइम यहाँ यहाँ तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो रिलेट करेगा, फिर पता करने की कोशिश करेगा कोई गैंग रन कर रही है, क्या रन कर रहा है। इस हिसाब से वो पूरा इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप करेगा। तो सबसे पहले स्टेप पे ध्यान दीजिए कि सूचना मिलते ही केस डायरी में सारी चीजें लिखेगा। फिर हम लोग देखते हैं सेक्शन 112, इनको सेक्शन सॉरी पैरा 112।
इंक्वायरी के दौरान किसी भी पर्सन को अननेसेसरली हैरेस या डिटेन नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको मालूम है पैरा 112 कितना फॉलो होता है। आम आदमी को आज भी अगर थाने जाना हो तो अकेले जाएगा नहीं, फोन करेगा, कह रहा है वकील साहब चले चलो थाने पे, मोबाइल चोरी होने की एप्लीकेशन देनी है। तो पुलिस वाले अननेसेसरी लेकिन किसी को हरास वरास नहीं करते हैं, बहुत कायदे से काम करते हैं। पैरा 112 का पूरा पालन किया जाता है। इसके बाद जो हमारा पैरा है 114, वेरी इंपॉर्टेंट। पैरा 114 को हमें पैरा 114 में बताता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमारी कहाँ पे दी हुई है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमारी बीएनएसएस में दी गई है 194 से 196 तक। तो और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पैरा 114 क्योंकि ये अभी 2022 में ही अमेंडमेंट हुआ है इसमें। तो आयोग क्राइम सीन पे जाएगा, एक साइड का पूरा मैप बनाएगा, प्लान बनाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि बॉडी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बॉडी होती है एक इंसान की, तो उसके इर्द गिर्द पूरी ड्राइंग बनाई जाती है कि यहाँ पे वो पड़ा हुआ था डेड बॉडी, यहाँ गिरी, यहाँ पे ये टूटा हुआ था, ग्लास टूटा है। तो ये सारा नक्शा वक्शा बनाने का काम आईओ का होगा। इसमें दिखाया जाएगा कि बॉडी में कि क्या किस तरीके से थी, पोजीशन क्या था, वेपन कहाँ मिला था, ब्लड स्टेन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे थे। तो ये सारी चीजें पैरा 114 के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इसको हम लोग पंचनामा भी कहते हैं, पंचनामा रिपोर्ट बनाएगा। बुलेट शेल्स कहाँ थे, लाइट सोर्स क्या था, पुलिस ड्राफ्टमैन भी इस स्केल साइट का प्लान बना सकता है। तो या तो कौन बनाएगा, आपका आईओ बनाएगा, और या फिर पुलिस ड्राफ्टमैन बनाएगा। ये दो लोग इस पे सारा काम करेंगे। अब 115 डाइंग डिक्लेरेशन, ये आप सबको पता होना चाहिए भाई, एविडेंस भी तो पूछा ही जा रहा है ना। सेक्शन 26 का ए, पहले 32 का ए हुआ करता था। सेक्शन पैरा 115 डाइंग डिक्लेरेशन, इफ अ सीरियसली इंजर्ड पर्सन इज लाइकली टू डाई, द आईओ शुड हिमसेल्फ, वो खुद से हिमसेल्फ रिकॉर्ड द डिक्लेरेशन एट वंस इन द प्रेजेंस ऑफ टू रिस्पेक्टेबल पर्सन्स। दो रिस्पेक्टेबल पर्सन्स के सामने वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, इंटर रिलेट करते हुए चलिएगा। जो सेक्शंस यहाँ मिल रहे हैं उसको वहां भी पढ़िए क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। ठीक है, तो क्या पूछा गया है भाई, देखो 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया है, विच पैरा प्रोवाइड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। सीधे सीधे पैरा नंबर पूछ लिया 115, पैरा नंबर 115 याद होना चाहिए आपको। फिर 116 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो आपकी इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दे रखी है, आपकी बीएसए में, वो सॉरी एविडेंस बता रहा हूँ, बीएसए में और बीएनएस दोनों में दे रखी है, बीएनएसएस में सेक्शन 7 बीएसए आपका, और सेक्शन 187 बीएनएसएस आपका। तो पैरा 116 में बताया गया है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, द आईओ मस्ट इंश्योर द विटनेसेस आर गिवन नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग सस्पेक्ट बिफोर हैंड। मतलब जो भी गवाह जा रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए, अब वो कोशिश ये करी जाएगी ना कि भाई जो एक्यूज्ड लग रहा है उसको उसने पहले से ना देखा होगा, अगर पहले से देखा होगा तो जाके पहचान जाएगा, हाँ यही था यही था यही था। भाई आइडेंटिकल अगर के लोग खड़े किए जाएंगे, सेम कदकाठी के होंगे, उनमें से पहचानना होगा। तो इतना मतलब इजी ना बन जाए कि न्यूज चैनल पे एक्यूज का चेहरा ना देखा हो, या उसको गिरफ्तार करके ला रहे हैं, विटनेस वहीं बैठा है, वो फिर दिमाग पे अपना जोर डालेगा ही क्यों। ऐसे तो हो सकता है वो किसी को भी बोल देगा, उसने देखा, जैसे आइडेंटिकली हम लोग बोल देते हैं सोच सोच के कि यही सच है यही सच है, इसी को इसको कहीं देखा है। तो भाई देखते देखते लग जाता है कि ये वही है, तो वो हो सकता है कि ना चाहते हुए भी गलत पर्सन को रिकॉग्नाइज कर ले। तो पुलिस वाले पूरी कोशिश करेंगे, देखा होगा आपने, काला कपड़ा डाल के लाते हैं कि उसके चेहरे पे कि कोई उसकी शक्ल ना देख पाए। पैरा 121 में क्या दिया हुआ है, पुलिस रिमांड के बारे में। अब पुलिस रिमांड इज सो इम्पोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। सॉरी यहाँ पे एक हो गई है गड़बड़, पुलिस रिमांड है 187 BNSS, और आपका DIP है सेक्शन 54 ऑफ BNSS। भाई मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आपका जो क्या बोलते हैं, जो पहले हमारा 164 का बयान होता था वो भी अब 183 है, कन्फेशन वाला, रिमांड, ये सब 187, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों।
याद रहने चाहिए। पैरा 121 में पुलिस रिमांड दी हुई है, रिमांड टू पुलिस कस्टडी शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर अनलेस देयर आर डेफिनेट एंड सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड्स। मतलब कि पुलिस वाले आके सीधे सीधे ये ना कहते हैं बस आज हमको मन हो रहा है कि हम इसको घर ले जाएं, वो रिमांड पे रखेंगे। उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भाई हम रिमांड पे ले जा रहे हैं, ये काम है, इससे ये पूछना है, ये रह गया है, या क्राइम सीन विजिट कराना, कुछ भी पूछो, कुछ भी बताओ, लेकिन एग्जैक्ट आपको बताना पड़ेगा। 1 दिन का काम है, 2 दिन का काम है, ये नहीं कह सकते भाई इसको नया रखेंगे, सूतेंगे और इससे बयान निकलवाएंगे। क्यों चाहिए आपको ये पर्सन? बेल पे जब जाएगा, अब जब बुलाया जाएगा, कह रहा है अगला आ जाएगा, तो इस तरीके से ऐसा नहीं हो सकता है कि शुड नॉट बी अनलेस देयर, अगर कोई डेफिनेट और सेटिस्फैक्टरी ग्राउंड नहीं है तो फिर रिमांड नहीं दी जाएगी। पैरा 122 क्या बताता है? चार्जशीट लिमिट्स। द चार्जशीट मस्ट रीच द कोर्ट विद इन 4 weeks इन समन्स वारंट केसेस, द 8 weeks इन सेशन केसेस फ्रॉम द डेट ऑफ FIR। द चार्जशीट मस्ट रीच द कोर्ट विद इन कितने दिन में पहुंचनी चाहिए? 4 week में समन और वारंट के केस में, और 8 weeks के अंदर अगर सेशन का केस है। ये टाइमलाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, 8 weeks और यहाँ पूछ लेगा 4 weeks। इसको कभी भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से ये टाइमलाइंस ध्यान में अपने जहन में रखिए। पंचनामा वहां हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, पेन का कलर, हाँ, इंक्वेस्ट। द इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय पुलिस शुड बी इन फॉर्म नंबर 211। फॉर्म नंबर 211 के अकॉर्डिंग होगी हमारी इंक्वेस्ट रिपोर्ट। ये कहाँ से कहाँ तक है? पैरा 129 से लेके 146 तक। आस्क्ड विच पैराग्राफ प्रोवाइड फॉर द इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम। तो भाई 132 के अंदर हमारे इंक्वेस्ट रिपोर्ट पैराग्राफ में दी गई है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बाय पुलिस शुड बी इन फॉर्म नंबर, हो सकता है कल को आपसे पूछ ले किस फॉर्म नंबर के हिसाब से दी हुई है, तो आपको पता होगा 211, क्योंकि आपने बियॉन्ड बेयर एक्ट पे पुलिस रेगुलेशन पूरा पढ़ रखा है। पैराग्राफ 134 टू 137। अब ये बात करते हैं किस चीज की? पोस्टमार्टम की बात करते हैं। Postmortem dead bodies suspected to be involved in cognizable offences must be sent for postmortem. Cognizable offense की वजह से जिनकी डेथ हुई है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। Unidentified bodies must have given finger impressions taken. Unidentified bodies का फिंगर इम्प्रेशन ले लिया जाता है। तो ये आपका कहाँ दिया हुआ है? 134। पैरा 134 भी क्या बताता है? पैरा 134 है आपका, वो बताता है अगर बॉडी नोन है तो पोस्टमार्टम के बाद रिलेटिव्स को दी जाएगी, और अगर अनक्लेम्ड या अनआइडेंटिफाइड है तो फिर मेडिकल कॉलेज को एग्जामिनेशन के लिए, एनाटॉमिकल पर्पस के लिए बॉडी को भेजा जा सकता है। अब ये अनक्लेम्ड वाला जो हमारा पार्ट है, ये पैरा 135 ए में बताया गया है। 135 ए में, और ये सारी ड्यूटीज किसकी हैं? ये सारी ड्यूटीज हैं हमारी एसपी की। कौन भेजेगा? एसपी भेजेगा। अगर अनक्लेम्ड अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैं तो हमारा एसपी जो है वो सारी की सारी बॉडीज जो हैं वो भेज देगा मेडिकल कॉलेज, ताकि उन पर रिसर्च करा जा सके एनाटॉमिकल पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। फिर हमारा आता है 137 मेडिकल ऑफिसर्स की इंक्वायरी रिपोर्ट। मेडिकल आपसे पूछ लिया जाएगा इंक्वायरी रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर्स की पैरा कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा पैरा नंबर 137 में है। डेड बॉडीज को एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। डेड बॉडीज जो हैं वो एग्जामिनेशन के लिए भेजी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। ये भी कहाँ मेंशन है? पैरा 137 में। अब इसके बाद 139 से लेके 146 तक एक ब्रीफ में देख लेते हैं। द मेडिकल ऑफिसर शैल प्रिपेयर एन इंक्वायरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन द ट्रिप्लीकेट। कितनी कॉपीज में होगा? 3 कॉपीज में होगा, जिसमें कि एक कॉपी क्या होगी? ओरिजिनल एसपी को जाएगी, डुप्लीकेट कांस्टेबल एक ऑफिशियल के लिए कांस्टेबल को दे देंगे और कहेंगे जाओ भैया मजिस्ट्रेट के पास इसको लेके चले जाओ। अब आता है हमारा चैप्टर 13, अरेस्ट बेल एंड कस्टडी की बात करता है। PYQ 2022 के लिए पूछा गया था किस चैप्टर में है, तो भाई फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर जरूर याद कर लेना जिनके बोले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पैरा 147 ए, ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी एक बार लिख लो। तो 147 से लेके ये है 164 तक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
पैरा 147 एमपी एमएलए का अरेस्ट के रेफरेंस में बात करता है। अरेस्ट ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर मस्ट बी इमीडिएटली इंटीमेटेड टू द स्पीकर। अगर किसी एमपी एमएलए का अरेस्ट करना है तो स्पीकर को तुरंत बताया जाएगा। पैरा कहाँ पे बताया गया है? 147 और 147 ए के अंदर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन करी गई है। 148 भी इम्पोर्टेंट है, वो बात करता है पुलिस को ऑफेंडर के पूरे इंडिया में कहीं भी अरेस्ट करने की पावर। अगर कोई ऑफेंडर है तो पुलिस मतलब उसके लिए कोई जुरिडिक्शन नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया उसको दौड़ा के कहीं भी पकड़ सकता है अरेस्ट करने के लिए। सिमिलर टाइप का प्रोविजन हम लोग बीएनएसएस में भी देखते हैं। 158 लॉकअप की क्या कैपेसिटी होगी? तो बहुत यहाँ पे अलग सा सिस्टम दिया हुआ है कि हर जो द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉकअप एकोमोडेशन इज 36 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस पर पर्सन। अब मतलब था कि भीड़ बकरियों की तरह लॉकअप में नहीं भरा जाएगा, मेल के लिए अलग फीमेल के लिए अलग, पूरा बाइफर्केशन है। लेकिन कभी जाइए थाने, कभी जेल की तरफ विजिट करिए, तो वकील हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता चलेगा ये 36 स्क्वायर फीट है कि 6 स्क्वायर फीट है। पैरा 161 बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। लूनेटिक्स इन लॉकअप ऑफिसर इंचार्ज इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल डेट लूनेटिक्स मतलब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर नेवर कन्फाइंड इन सेल विद अदर पर्सन। दूसरे लोगों के साथ इसको नहीं रखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा तो यहाँ से कोई भी पैरा, और पैरा 155 में राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है कि अरेस्ट हुए इंसान के साथ अननेसेसरी हार्डशिप, इंडिग्निटी, बेइज्जती ये सब नहीं किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे चैप्टर 14 के ऊपर। ये कहाँ से कहाँ तक है? 165 से लेके 173 तक है। पैरा इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो यही इंपॉर्टेंट है। पैरा 169 तो पहले 165 तो बात करता है कि आपको हेडिंग पता होनी चाहिए डिस्पोजल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की। 166 में बताया गया अगर 100 से कम वाली प्रॉपर्टी है तो उसको मालखाने में रख दिया जाएगा, उससे ज़्यादा की है तो एसपी की संरक्षण में रख दिया जाएगा। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन स्टिल कंसीडर कर लेते हैं। 169 पढ़ते हैं। इलिसिट फायर आर्म्स टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द कमेटी। काम हो गया तो भाई जो गैर कानूनी अपराध थे इलिसिट फायर आर्म्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। 167 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी ऑफ मालखाना मुहर्रिर, हेड कांस्टेबल रैंक का मालखाना मुहर्रिर होगा। वो उसका काम है कि प्रॉपर्टी को हर तरीके से सेफ रखना। पीपी को हैंड ओवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? ये मालखाना मुहर्रिर। ये कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 167 के अंदर। अब मालखाना इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, मंथली करेगा, यही पूछा जाएगा वंस इन अ मंथ। कितने टाइम में मालखाने का इंस्पेक्शन होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, 1 महीने में करेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर पेट्रोल्स एंड पिकेट्स। तो पेट्रोल एंड पिकेट्स में केवल हमारा एक पैरा इंपॉर्टेंट है, रोड पेट्रोलिंग। सिविल पुलिस शैल ऑर्डिनरली बी एम्प्लॉयड फॉर द पेट्रोलिंग ऑफ रोड। तो कौन लगेगा? सिविल पुलिस। विलेज चौकीदार में नॉट बी यूज, विलेज चौकीदार को यूज नहीं किया जाएगा। ये 2008 में एक बार पूछा गया था, हु शैल ऑर्डिनरली बी एम्प्लॉयड फॉर पेट्रोलिंग रोड, तो आपको बताना है सिविल पुलिस। इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 19, वो बताता है एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है, पैरा 215 से 222 तक। विच पैरा डील विद एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स, तो ये है हमारा चैप्टर 19। अगर आप लोगों ने बीएनएसएस अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको रेगुलेशंस पढ़ने में इतनी हार्डशिप नहीं होगी, बल्कि आपको बीएनएसएस में और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो पैरा 217 बात करता है क्लासेस की। एब्सकॉन्डेड ऑफेंडर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास। क्लास ए वेरीफाइड आइडेंटिटी, जिनका नाम पता, पिता का नाम, ये सारी चीजें पता है, वो क्लास ए में रखे जाएंगे। क्लास बी में रखे जाएंगे जिनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब आ जाते हैं 218 में। 218 बताता है एब्सकॉन्डर एक रजिस्टर्ड पुलिस स्टेशन में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी मेंटेन करेगा। तो जो एब्सकॉन्डर्स का जो रजिस्टर है वो पुलिस स्टेशन में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन मेंटेन करेगा? एसपी मेंटेन करेगा। कौन सा पैराग्राफ बताया गया है? ये पैराग्राफ है हमारा 218। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरा 120 की। एक्सपेंडिंग मतलब रिमूव हम लोग पहले देखे थे। तो एसपी के पास रजिस्टर रखने की पावर है तो एक्सपी के पास हटाने की भी पावर है। लेकिन कितने साल बाद? 3 ईयर के बाद क्लास ए के लिए और 5 साल के बाद क्लास बी के एब्सकॉन्डर्स को हटाया जा सकता है। एक्सपेंजिंग
डीएम भी कर सकता है पैरा 221 में। District magistrate may also order the name of an offender to be expunged. Ask who has the power to expunge names for the absconded register under para 221। तो 221 के अंदर डीएम के पास, 220 के अंदर एसपी के पास पावर है। लेकिन एक चीज है, जिनका ट्रायल सेशन में है, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम डीएम नहीं हटा सकता। चैप्टर 20 बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड सर्वेलेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो पैरा 224 बात करता है, पार्ट 1 नोटबुक से रिलेटेड है। पार्ट 1 ऑफ द विलेज क्राइम नोटबुक शोज पर्टिकुलर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो नोटबुक में क्या दिखाया जाएगा, पॉपुलेशन, कास्ट, ट्राइब्स और हेडमैन। पूछा क्या गया था यहाँ से, विच एंट्री इज नॉट मेड इन पार्ट 1। कौन कौन सी एंट्रीज हैं, कहाँ गई, ये रहा, पॉपुलेशन, कास्ट, ट्राइब्स और हेडमैन। ध्यान से ये 4 एंट्रीज हैं, दिमाग में रखिए। 228 हिस्ट्री शीट्स कैटेगरी। पार्ट 5 कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री शीट्स डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, क्लास ए एंड बी। कितनी कैटेगरीज होंगी हिस्ट्री शीटर्स की, वो हैं 2 कैटेगरीज। अब क्लास ए में कौन कौन से आते हैं, तो क्लास ए में कुछ हैं पर्टिकुलर्स जो आते हैं, जैसे कि पहले हो गए जो आपके डकैत्स हैं, फिर हो गए आपके बर्गलर्स, उसके बाद हो गए आपके कहाँ गया, तीसरे में आ गया आपका कैटल थीव, चौथा हो गया आपका रेलवे से रिलेटेड गुड्स। इन सब में जो गड़बड़ काम कर रहा है वो सब हो गया आपका क्लास ए। अदर देन दीज बाकी सब आ गए आपके क्लास बी के हिस्ट्री शीटर्स। हिस्ट्री शीटर्स कहाँ दिया हुआ है, 228 में दिया हुआ है। अब 234 देखते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ क्लास ए। 234 बताता है कब कंटिन्यूएशन वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा। नो हिस्ट्री शीट्स ऑफ क्लास ए में बी डिसकंटिन्यूड विदाउट अ सैंक्शन ऑफ एसपी। एसपी के सैंक्शन के बिना नहीं किया जा सकता। गैंग रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पूछ लेता है। गैंग रजिस्टर शैल बी मेंटेन फॉर ऑर्गेनाइज्ड गैंग, डकैत्स, कैटल थीव्स, रेलवे गुड्स, वैगन थीव्स, बर्गलर्स यूज अ सेपरेट गैंग शीट। पीवाईक्यू 2018 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, कौन सा पैरा है नॉट एंटर्ड इन द गैंग रजिस्टर। गैंग रजिस्टर में कौन नहीं आता, आप लोगों को पता चल चुका है, बर्गलर्स। अब ये लिस्ट यहाँ आपने पढ़ी, वो पीछे लिस्ट आपने पढ़ी थी हिस्ट्री शीटर्स की, आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्या नहीं आ रहा है। 253 में क्या अलग दिया हुआ है। चैप्टर 221 एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। 281 बताता है टाइम लिमिट फॉर वारंट। नो वारंट ऑफ अरेस्ट इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी केप्ट बाय द पुलिस मोर देन 6 वीक्स। मतलब अगर 6 हफ्ते से ज्यादा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नहीं रख सकते हैं। पूरा नहीं हुआ तो बिना रीजन के वापस भेज दिया जाएगा। चैप्टर 22 रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे क्या बात है, 294 हमारा जनरल डायरी मेथड। द जनरल डायरी शैल बी रिटन इन डुप्लीकेट लिखी जाएगी। डिटेल्स कंटेन्ड इन FIR नीड नॉट टू बी रिपीटेड इन द जनरल डायरी। FIR को पूरा का पूरा रिपीट नहीं किया जाएगा जनरल डायरी में। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड इन GD। तो अभी हम लोगों ने देखा FIR को हम लोग पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे। 295 और 297 रिकॉर्ड्स ऑल डेली इवेंट्स। द जनरल डायरी शुड बी क्लोज फॉर ईच डे एट सनसेट। जैसे सनसेट होता है उसके बाद जो भी ऑफेंस होगा वो अगले में लिखा जाएगा, इस वाले में नहीं लिखा जाएगा। आज की तारीख में नहीं मेंशन करेंगे, उसको अगले वाले में मेंशन करेंगे। ये हमारा पैरा 322 रजिस्ट्रेशन की बात करता है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द विलेज चौकीदार टू रिपोर्ट एवरी बर्थ और डेथ टू द गांव सभा और पुलिस स्टेशन। हम लोगों ने देखा था कि विलेज चौकीदार जो है वो जाता भी है 15 दिन पे
महीने में 2 बार उसको जाना है, जाके क्या सब बताएगा कि कौन पैदा हुआ, किसकी डेथ हुई गांव सभा में, उस पुलिस स्टेशन के एरिया में। कौन सा पैरा है? 332 रजिस्ट्रेशन की बात करता है। अब ये हमारा लास्ट है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर 33 अपील रिवीजन एंड पिटीशन। पैरा 505 बात करता है रेजिग्नेशन का। पुलिस ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और बिलो कैन रिजाइन हिज ऑफिस ऑन गिविंग राइटिंग 2 months नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू रिजाइन। पुलिस एक्ट में इससे सिमिलर आपने पढ़ा होगा सेक्शन 9, या कौन सा सेक्शन बताइएगा? सेक्शन 9 है कि कोई और सेक्शन है? तो ये हमारा हो गया पूरा यूपी पुलिस रेगुलेशन। इससे ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। जिस स्ट्रैटेजी से हम लोग वर्क कर रहे हैं वो पूरी ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं। पूरे 554 पैराग्राफ पढ़ने की नीड ही नहीं है। आप एपीओ भी बन जाएंगे, मेंस भी दे आएंगे, तब भी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने ट्रेनिंग में जाके पढ़ना। अभी है पेपर निकालना। पेपर निकालने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पढ़ो, क्विक रिवीजन करो और पेपर में जाके सही आंसर टिक करके आओ। उसके लिए ये लेक्चर मोर देन इनफ है, एक बार देखिए। अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप पे आपको टेलीग्राम के सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। लेक्चर अगर समझ में आ रहा है तो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और अगर आपको स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में या मुझसे डायरेक्ट ग्रुप के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं है तो फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए।